बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। नजर आ रही है? अब बोल के बताएं मुझे। जी आ रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वेब डेवलपमेंट से। ठीक है, जी क्योंकि लेंथी यही टॉपिक सबसे लेंथी है, बाकी शॉर्ट है। तो ये हमारे सेकंड सेमेस्टर का वेब डेवलपमेंट का ये टॉपिक है हमारा। और जी तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट, द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब या WWW क्या होता है। इंटरनेट के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर थोड़ा सा हम नो हाउ इसका देखते हैं, और तभी हम आगे जाके वेब डेवलपमेंट पे जा सकेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेट देखते हैं कि इंटरनेट क्या है। तो उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, तो इंटरनेट जो है, द इंटरनेट द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या मतलब है कि एक नेटवर्क जो होता है, हम अभी घर में, हम फॉर एग्जांपल दो तीन कंप्यूटर हमने लगाए हुए हैं, तो ये हमारा एक नेटवर्क बन गया है। जब इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क आपस में मिल जाए, जैसे एक नेटवर्क हमारा मानसेरा में है, एक अहमदाबाद में है, एक पिंडी में है, एक अमेरिका में है, इस तरह सारे नेटवर्क जब आपस में मिल जाते हैं, तो ये एक नेटवर्क्स इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट बन जाता है हमारे पास। और इसमें बहुत बड़ी तादाद में मैसिव सिस्टम और इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, सर्वर, राउटर्स एंड डिवाइसेस मींस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, सर्वर्स, राउटर्स एंड डिवाइसेस। कंप्यूटर्स का भी आपको आइडिया है कि क्या चीज़ होती है, सर्वर्स भी आपको आइडिया है क्या चीज़ होती है, राउटर्स वगैरह। ये बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल, अगर हम राउटर्स की लें तो ये इसके थ्रू हम ISP के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड राउटर। अब वो ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है हमारा। जैसे हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे PTCL भी है, और भी बहुत सारे प्राइवेट भी हैं, लेकिन मेन जो है हमारा PTCL ISP है। अब ISP के जो जब हम ISP से कनेक्ट करते हैं, तो हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो राउटर हमें आगे हमारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं। इसके फंक्शन क्या है? It allows devices to communicate using standardized protocol like TCP IP। अब मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि प्रोटोकॉल आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं नेटवर्क में। ठीक है, और ये तो TCP IP भी आपको पता है, फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे। और इंटरनेट पे हम क्या काम करते हैं? हम ज्यादातर ईमेल्स करते हैं, फाइल ट्रांसफर्स करते हैं FTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करते हैं, रिमोट एक्सेस मीन जैसे यहाँ से आपस में कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया, आपस से यहाँ कर लिया, या यहाँ से बैठ के अमेरिका में कोई कंप्यूटर एक्सेस कर लिया, किसी को सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। इस तरह वॉइस ओवर IP के फिर हम टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल किया करते थे, फिर मोबाइल आ गया हमारे पास। अब हमारे पास वॉइस ओवर IP है कि IP बेस्ड, हमारे पास टेलीफोन समझ लें आप, IP बेस्ड हो गए। और हम इंटरनेट के थ्रू जो हम जैसे मैं अभी आप ये समझ लें, अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको ये जूम पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ये मेरा वॉइस ओवर IP है। इसी तरह फिर वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या चीज़ होती है? ये वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट पे, उनको हम एक्सेस करते हैं, और ये सर्विस हमारी काम करती है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। आगे चलते हैं थोड़ा, ये इसको डिटेल में देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। The World Wide Web is a service or application that runs on internet using the HTTP and HTTPS protocol। असल में जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज आप जाके देखते हैं, तो वो एक खास लैंग्वेज में डिस्प्ले होती है हमारे सामने वेब पेजेस पे।
और वो वेब पेजेस कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, वो HTTP या HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको हम बोलते हैं। और इसके थ्रू हम हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो हमें इंटरनेट पे ब्राउजर में डिस्प्ले होती है। अभी आगे जाके हमें पता चलेगा कि ये आखिर क्यों HTTPS या HTTP क्यों हम यूज करते हैं। तो ये आगे जाके हम देखेंगे कि उसमें कौन सी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा स्क्रिप्टिंग इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीजें। फंक्शन हमारे पास क्या है? It lets user access the internet, access and interact with websites and web pages through the browser like Chrome, Firefox, और इसका माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, और अभी उनका जो नया है माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये सारे के सारे क्या है, ब्राउजर्स हैं जो हमारी वेबसाइट को डिस्प्ले करते हैं। और कंपोनेंट्स जो हम इस पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास वेबसाइट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, और वेब पेजेस होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं। और फिर ये सारे के सारे वेब पेजेस जो हैं, ये बेस किस पे कर रहे होते हैं? HTML पे, CSS पे, जावास्क्रिप्ट पे। और आगे लैंग्वेजेस हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिक ये तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये वर्ल्ड वाइड वेब पे इस्तेमाल होते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जब देखिए, आप किसी भी वेबसाइट पे जब जाते हैं, आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, आप देते हैं कि जी google.com आपने लिखा। अब सारी दुनिया को पता है google.com क्या है, लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा होता है? एक IP एड्रेस चल रहा होता है। ठीक है, मुझे साथ साथ ये भी देखना है कि आप लोगों को आवाज आ रही है, साथ साथ कंफर्म भी करते जाएं। हेलो। जी जी आ रही है। अच्छा। जी सर, हमें आ रही है आवाज। अच्छा। अच्छा। तो अब देखिए, आपने लिखा असल में इंटरनेट पे कोई भी डिवाइस है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी कम मीन्स आप समझ लें कंप्यूटर है, सर्वर है, राउटर है, कोई भी चीज है, हर एक के एक अपना एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। और ये एड्रेस होता है, ग्लोबली काम करता है। हर एक डिवाइस का अपना अपना एड्रेस होता है। और ये पब्लिकली कुछ ISP हमें देते हैं, पब्लिक IP देते हैं। उसके आगे जो हमारा नेटवर्क होता है वो हमारे इंटरनल IPs होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा एक IP ऐसा होता है जो कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, उसको हम पब्लिक IP बोलते हैं। इसी तरह हर वेबसाइट का अपना एक IP एड्रेस होता है। आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी कि जब IP एड्रेस हमारे पास है, तो हम फिर भी हम साइट का नाम हम रख रहे हैं कि google.com, जैसे मेटावर्स की साइट है MBIIT.com। तो जब IP एड्रेस है तो फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? अब आप मुझे बताएं, मतलब ये देखें कि ये google.com है, तो ये इसका IP एड्रेस। देखिए, मैं यहाँ पे अभी ब्राउजर ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ब्राउजर ओपन किया मैंने। अ, अच्छा, ये इन्होंने नहीं, अभी तक नहीं है। अच्छा। मैं आपको दिखाना, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ IP एड्रेस गूगल, ये हमारे पास IP एड्रेस है। अगर मैं इस IP एड्रेस को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ वेब ब्राउजर में, और एंटर करते हैं, तो देखते हैं कि ये किस पे जाता है। ये देखिए google.com पे चला गया। ठीक है, मीन्स वो IP एड्रेस रिजॉल्व हो गया google.com पे। अब ये हो नहीं सकता कि ये हर बंदा IP एड्रेस को याद रखे। तो फिर इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने या जो जिन्होंने इंटरनेट बनाया और बाद में उसको प्रमोट किया, उन्होंने क्या किया कि फिर उसने डोमेन नेम्स
का स्ट्रक्चर निकाला कि आप डोमेन नेम रखें और उसको लिंक कर दिया किसी आईपी के साथ कि ये आईपी है इस डोमेन नेम का, के अगेंस्ट ये आईपी काम करेगा। जैसे गूगल के अगेंस्ट उससे क्या कौन सा वाला काम कर रहा था, ये वाला आईपी काम कर रहा था। डीएनएस के अगेंस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे पड़ी होती है कि कौन सा आईपी है और उसका कौन सा डोमेन है। ये इंफॉर्मेशन पड़ी होती है डोमेन नेम सिस्टम्स के पास, डोमेन नेम सर्वर डीएनएस सर्वर्स के पास पड़ी होती है। अब जैसे मेरा अपनी एकेडमी का अपना डीएनएस सर्वर है, ठीक है, तो मेरी अपनी डोमेन्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पे है। फिर इसी तरह पीटीसीएल वालों का अपना डीएनएस सर्वर होगा। तो यहाँ जो पीटीसीएल वाले जो डोमेन्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने डोमेन नेम सिस्टम में रखेंगे। इस तरह पूरी दुनिया में सारे के पास डीएनएस सर्वर्स होते हैं, और ये सारे डीएनएस सर्वर्स जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि आप कोई भी डोमेन नेम लिखें और वो फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए वो, चूंकि सब डीएनएस में ये इंफॉर्मेशन सिंक कर लेती है, और फिर हमें वो इंफॉर्मेशन वहां से जाके ढूंढ के उस आईपी एड्रेस को ढूंढ के उस आईपी एड्रेस को ढूंढ के तो फिर उसके अगेंस्ट वो वेबसाइट लोड की जाती है। ठीक है जी। असल में ये स्लाइडें थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं। ये स्लाइड नंबर पहले ये है कि इंटरनेट पे काम कैसे होता है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो डिवाइस है वो कनेक्ट होती है इंटरनेट के साथ। वो क्या होती है, मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, कोई भी आप कह सकते हैं। वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल डेटा के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ब्रॉडबैंड के थ्रू भी, डीएसएल के थ्रू भी कनेक्ट किया जाता है। और ये आपके आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्ट होता है, जैसे पीटीसीएल, जोंग, जेज, ये सारे के सारे हैं। फिर क्या होता है कि आईएसपी हमें एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। और जैसे ये तो हमारा इंटरनल आईपी है, 192.168.1.1, ये हमारा इंटरनल आईपी होता है। एक हमें ग्लोबल पब्लिक आईपी हमें आईएसपी असाइन करते हैं, जो कि हमारे राउटर पे ऑलरेडी फिक्स किया होता है उन्होंने, जो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब जब भी आप वेबसाइट एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं www.mviit.com, जैसे मैंने वहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा था, तो गूगल का, तो उसने रिजॉल्व कर लिया google.com में। अगर इसी तरह मैं जब google.com लिखता हूँ तो वो इंफॉर्मेशन जाती है डीएनएस सर्वर के पास, और डीएनएस सर्वर देखता है कि इस डोमेन के अगेंस्ट कौन सा आईपी है, और फिर उस आईपी पे जाके वो उस वेबसाइट को ओपन कर लेता है। अब अगर उसको डोमेन नेम को वो आईपी नहीं मिलता तो वो एरर दे देगा कि डोमेन अवेलेबल नहीं है, या ये वाला जो डोमेन है ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी डिवाइस जो होती है वो सेंड करती है HTTP और HTTPS टू दैट आईपी। ये रिक्वेस्ट HTTP या HTTPS की रिक्वेस्ट सेंड करती है उस आईपी पे, जो कि google.com या जहां से भी आता है। द रिक्वेस्ट ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस राउटर्स एंड नेटवर्क टू रीच द वेब सर्वर। तो ये जो होता है ये बहुत से जगहों से गुजर के उस प्रॉपर उस जगह पे जहाँ पे वो वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, उस आईपी पे जाके वहां से उसको अपनी रिक्वेस्ट वहां पे सबमिट करवाता है। अब जो सर्वर होता है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, द सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक टू द रिक्वायर्ड वेब पेज फाइल्स और डेटा टू योर ब्राउजर। तो सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो भी आपकी फाइल्स होती है या जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा होता है, वो आपकी वेब पेज पे, ब्राउजर पे वापस आपको सेंड कर देता है। और आपका ब्राउजर उस डेटा को रिसीव करता है, और HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए वो उसको वापस आपको डिस्प्ले कर देता है। और ये सारे का सारा कुछ सेकंड्स में होता है। अभी आगे चलते हैं।
ये वही जो है उसकी वजह से कंपोनेंट्स हैं, उसको लिखा हुआ है कि रोल्स के क्लाइंट, और ये क्लाइंट क्या होते हैं, ये आप हैं। आईएसपी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, डीएनएस सर्वर्स होते हैं जो वेबसाइट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और राउटर क्या होता है, ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान डेटा को फॉरवर्ड करता है। वेब सर्वर क्या होता है, ये आपकी वेब सर्विसेज, वेबसाइट्स अपने पास रखता है, वेब सर्वर जो होता है। और प्रोटोकॉल ये हमारे जो रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कि टीसीपी आईपी है, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, और ये हमारे प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। इसी तरह कुछ एथिक्स होते हैं इंटरनेट को यूज करने के। जैसे आवाज आ रही है ना सबको? जी सर, जी। आ रही है आवाज। अच्छा जी। कुछ एथिक्स होते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करने के। इंटरनेट एथिक्स are the moral principle and guidelines that users should follow when using the internet. असल में हम जब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कुछ इखलाकी तौर पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ये क्या चीज़ें होती हैं, ये हम देखते हैं। These ensure respectful, legal and responsible online behavior। और ये मतलब हमारे जो ऑनलाइन हम लोगों से बात करते हैं, हम किसी को मतलब हर्ट नहीं करना चाहते, या हम कोई मतलब धारक की रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे आपको हर तरह का बंदा, हर तरह की चीज, हर तरह का मवाद, टेक्स्ट, डेटा, पिक्चर्स, बहुत कुछ मिलता है आपको। ठीक है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि रिस्पेक्टफुल हो। जो भी चीज आप पब्लिश कर रहे हैं वो कम से कम किसी को हर्ट ना करे। तो की एथिक्स ऑफ इंटरनेट जो है वो है, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट प्राइवेसी। किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन, कोशिश करें कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना करें विदाउट परमिशन। कि दूसरे की परमिशन के बगैर आप उसकी चीजों को एक्सेस ना करें। वैसे तो सिक्योरिटी लगी होती है, लेकिन बात का फिर भी जरूरत पड़ती है कि ओपन चीजें ओपन भी होती है, तो किसी की मर्जी के बगैर उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। या दूसरे अल्फाज में, आप किसी की वेबसाइट को या किसी के डेटे को हैक करने की कोशिश ना करें, स्पाई करने की कोशिश ना करें, कोई स्पाईवेयर उस पर इस्तेमाल ना करें, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें जिससे कि उसका डाटा हैक हो जाए। फिर इंटरनेट पे दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि डू नॉट स्प्रेड द मिस इन्फॉर्मेशन। कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ना फैलाएं। क्योंकि आप इंटरनेट पे एक पोस्ट लगाते हैं तो मिनटों में, बल्कि सेकंड्स में वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसलिए कोशिश ये करें कि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। कोई न्यूज़ या इस तरह का कंटेंट कोई मिस लीड ना करे जो दूसरों को। कोई फेक न्यूज़ ना हो। अवॉइड फेक न्यूज़, रूमर्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो गलत हो उसको पब्लिश ना करें। फिर इसी तरह अवॉइड साइबर बुलिंग। कि आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उससे अच्छे लहजे में बात करें, इखलाकियात को सामने रखते हुए बात करें उससे। मतलब इखलाक से गिरी हुई बात ना करें उससे, कोई गालियां वगैरह ना निकालें उसको, या इस तरह की कोई हार्श मतलब टॉक नहीं होनी चाहिए आपकी, या कोई धमकी या मैसेज नहीं होना चाहिए आपका, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए आपको दूसरों की। तो ये सारे के सारे एथिक्स ऑफ इंटरनेट में आते हैं। फिर उसके बाद है रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, आप एक वीडियो बनाते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। कोई म्यूजिक है, कोई बुक है जो आप लिखते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब आपको कैसा लगेगा कि दूसरा बंदा उठा के वो आगे पब्लिश कर रहा है, अपने नाम से पब्लिश कर रहा है, या दूसरा उठा के उसको सेल कर रहा है आगे, और आपको कुछ भी नहीं दे रहा। तो ये चीज एथिक्स के खिलाफ है। लिहाजा कोशिश करें कि इस तरह की दूसरों का जो है, हाँ, लोगों ने खुद लिखा होता है कि ठीक है जी, आप हमारी वीडियोस यूज कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर फ्री है, यूज कर सकते हैं। लेकिन बाद लोगों ने नहीं लिखा होता। तो कोशिश करें कि उसको आप इस्तेमाल ना करें विदाउट परमिशन। ठीक है। और अगर कोई ऐसा कंटेंट है जिसपे उन्होंने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं तो कोशिश करें उसको पे करके आप उस कंटेंट को देखें। फिर जी हमारे पास है
और अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करें, जिसकी वजह से आप सिक्योर रहेंगे। अच्छा जी। अवॉइड प्लेजरिज्म। आप कहते हैं जब आप ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तो कोशिश करें कि ओरिजिनल कंटेंट हो, कॉपी पेस्ट ना हो, कहीं से कॉपी ना किया हो आपने। कहीं से कॉपी किया होगा तो फिर आप उसको, बहुत से आगे वेबसाइट्स हैं जो कि प्लेजरिज्म को चेक करती हैं। प्लेजरिज्म वो ये होता है कि आप किसी और के टेक्स्ट को उठा के अपने नाम से पब्लिश करें। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं जी, अच्छा इतना परसेंट टेक्स्ट इस बंदे ने किसी और का उठाया हुआ है इंटरनेट से। तो वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं जो आपको ये चेक करके दे देती हैं। अगर आपने यूज करना है तो फिर आप उसका रेफरेंसेस इस्तेमाल करें। ठीक है। साइट द सोर्स, कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो आप पब्लिश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताएं फिर साथ। ओबे द लॉ को जरूर फॉलो करें। जैसे पायरेटेड कंटेंट है जो कि अलाउ नहीं है डाउनलोड करना, आप उसको डाउनलोड करते हैं, या कोई इलीगल वेबसाइट्स हैं उन पे आप ना जाएं। ठीक है। जो जो कि ऑलरेडी बैन हुई है उन पे आप जाते हैं तो फिर वो आपके, मतलब समझ लें कि कानूनी तौर पे आपको हिट कर सकती है वो चीज़, कि आपको सजा हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है। ठीक है। इसी तरह इस किस्म की एक्टिविटीज में भी ना पड़े, इंटरनेट पे हैकिंग, फ्रॉड और डिजिटल थेफ्ट वगैरह। जब आप कमेंटिंग करें या पोस्टिंग करें तो इस चीज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, पहले अच्छी तरह सोचें और फिर उसको पोस्ट करें। ठीक है। कोई नफरत अंगेज, रेसिज्म या ऑफेंसिव कंटेंट, इस तरह की चीजें जो हैं, मतलब ना करें। स्पीचेस वगैरह जिसमें नफरत अंगेज हो, फिरकावारियत की हो, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज पब्लिश ना करें। ये भी एथिक्स के खिलाफ है, इंटरनेट के एथिक्स के खिलाफ है। टाइम मैनेजमेंट। डू नॉट बिकम एडिक्टेड टू द इंटरनेट। कोशिश करें कि हर वक्त इंटरनेट पे ही ना बैठे रहें। ठीक है। उसको अपनी आदत ना बनाएं। सिर्फ सीखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और काम करने के लिए इस्तेमाल करें। डिजिटल फुटप्रिंट। वट एवर यू मोस्ट स्टेज ऑनलाइन परमानेंटली, बी वाइज एंड एथिकल। वही बात है कि ये सारी चीजें जितनी आपने पीछे देखी हैं, अगर आप जितनी देर इंटरनेट पे आपने रहना है तो इन सारी चीजों का ख्याल रख के आप इंटरनेट पे रहें। ठीक है। ये सारी उसकी एक समरी टेबल हमारे पास आ गया कि प्राइवेसी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, फेयर यूज, लीगैलिटी। ठीक है। लीगल होनी चाहिए चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ये सारी तो मैं चीजें। फिर क्लोज करने लगा हूँ। तो क्या, अल्लाह हाफिज।